हेलो हेलो एवरीबॉडी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है यहाँ पर क्लास 11 का सिलेबस चल रहा है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। इसके पहले की वीडियो ने बनाया है न्यूटन की गति का प्रथम नियम पर, पूरा बेस्ड था। जड़त्व को हमने देखा, जड़त्व क्या होता है, उसके प्रकार क्या क्या होता है। बल को भी हमने देखा हुआ है, बल का फार्मूला अब डिराइव करेंगे, है ना। गति के नियम के अंतर्गत जो न्यूटन की गति के 3 नियम है, पहले नियम को हम देख चुके हैं। आज न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में बल के लिए फार्मूला क्या आता है, नियम को भी देखेंगे पूरा डिटेल, क्या होता है, कैसे होता है, और इसके साथ साथ बल का फार्मूला यहाँ पर डिराइव करेंगे। और आगे हम न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में केवल गति के द्वितीय नियम का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, इसके कॉन्सेप्ट से लेकर इसका डेरिवेशन और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें, ठीक है। तो आप यदि हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जो प्रथम नियम की बात करते हैं, है ना, गति के प्रथम नियम की बात करते हैं, तो प्रथम नियम में क्या होता है कि जैसे एक वस्तु है, वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक इस पर बाह्य बल न लगा जाए। इसका मतलब है स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, उसी वेग से गति करती रहेगी, है ना। जिस वेग से गति कर रहा है उसी वेग से गति करता रहेगा यदि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये क्या बताता है कि जब तक हम किसी वस्तु पर बल नहीं लगा रहे हैं, बल नहीं है, तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और यदि बल है, बल लग रहा है उस पर, तो वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन मतलब संवेग में परिवर्तन। संवेग क्या होता है, इसके बारे में पूरा डेरिवेशन हम इसके पिछले एक वीडियो में देख चुके हैं। आप हमारे चैनल का नाम लिखिए और उसके साथ साथ कोई भी टॉपिक जिस पर आपको चाहिए वीडियो कंटेंट, उसको आप टाइप करें, सर्च करें, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात, मतलब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन। जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना यदि संवेग में परिवर्तन होगा। संवेग कम होगा या संवेग बढ़ेगा, वेग में परिवर्तन होना मतलब वेग या तो बढ़ेगा या फिर वेग कम होगा, उसके अनुसार संवेग बढ़ेगा या फिर संवेग कम होगा। सिंपल सी बात है। वेग का बढ़ना मतलब संवेग का बढ़ना, क्योंकि संवेग का जो फार्मूला होता है P इक्वल क्या होता है, m इंटू वी, मतलब v पर डिपेंड करता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है, एक प्रकार से हम ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो कथन होगा, बल लगाने से संवेग में परिवर्तन होगा, तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है, ठीक है ना। वैसे यहां तक इसका कथन पूरा हो जाता है, फिर भी बल परिवर्तन है वो किस दिशा में होगा, तो वो बल जिधर लगेगा उस दिशा में परिवर्तन होगा, है ना। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये इसका नियम है और इस नियम के अनुसार हम आगे बल की फार्मूला। तो ये एक वस्तु लेकर चलते हैं, है ना। एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है, m। ये प्रारंभिक वेग u से गतिशील है ना। प्रारंभिक वेग u लेकर चल रहे हैं, इससे गति कर रहे हैं। कुछ देर पश्चात मतलब डेल t समय अंतराल में ये वस्तु यहां से गति करते करते मान लो यहां पर आ जाता है ना। अब इसमें त्वरण कार्य कर रहे, मान लो a, त्वरण का संकेत a है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण a है तो इसके वेग में परिवर्तन होगा, तो अब इसका वेग मान लो कितना हो गया है v।
ये कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि वेग में वृद्धि हुई है या वेग में कमी हुई है। तो इस प्रकार अब इसका प्रारंभिक संवेग P1 की बात करें, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, तो इतना। तो अंतिम संवेग भी ऐसे ही निकालेंगे, P2 इक्वल टू m, ये v हो जाएगा, है ना। ये m तो अदिश राशि है, उस पर, इसलिए उस पर वेक्टर का साइन या तीर का निशान नहीं लगाएंगे। अब इसमें आप निकाल सकते हैं संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन डेल P कैसे निकालेंगे, P2 माइनस P1, है ना। ये संवेग में परिवर्तन हुआ, डेल P इक्वल टू P2 माइनस P1, या डेल P इसमें मान रख देते हैं दोनों का, mv माइनस mu, है ना। यहां तक तो सारा चीज क्लियर हो गया। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, उनके डिफरेंस से, ठीक है, P2 माइनस P1 से। ये mv माइनस mu, यहां से m बाहर आ जाएगा, v माइनस u, ठीक है ना। डेल P इक्वल टू m v माइनस u, ये है यहां पर संवेग में परिवर्तन। अब इसमें निकालेंगे हम संवेग में परिवर्तन की दर। दर मतलब ये समय के सापेक्ष चेंज हो रहा है डेल टी समय में, तो ये डेल टी से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग देना पड़ेगा, v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा, डेल टी। और ये जो है ना, यहां पे एक स्टेप ऐसे लिख सकते थे, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा m, इसको m, और v माइनस यू क्या होगा, वेग में परिवर्तन। ये अंतिम वेग प्रारंभिक वेग का अंतर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन, इसको डेल भी लिख लेते हैं, नीचे यहां पर डेल टी। तो इस प्रकार डेल p अपान डेल टी बराबर m। ये डेल भी वेग में परिवर्तन है, नीचे डेल टी है, तो ये क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, ए से दर्शाएंगे। इसको चाहो तो कोई समीकरण नंबर दे सकते हो, है ना। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, ये जो नियम हमने देखा है कि जो बल है वो संवेग परिवर्तन की दर कि कैसा होता है, अनुक्रमणानुपाती। ये अनुक्रमणानुपाती का चिन्ह यहां पर लगा हुआ है ना। बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमणानुपाती होता है, मतलब F प्रोपोर्शनल टू डेल P अपान डेल टी, यह संवेग परिवर्तन की दर है। इसका मान रख सकते हैं इतना, F में भी वेक्टर साइन लगा देते हैं, है ना। इसको प्रोपोर्शनल ही रहने देते हैं, क्या हो जाएगा, MA, मतलब A प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, MA आ रहा है। और आपको पता ही है कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, अनुक्रमणानुपाती चिन्ह को जब भी हटाएंगे क्या करेंगे, उसमें एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो हो जाएगा F इक्वल टू कांस्टेंट K, जहां K एक नियतांक है जो F M A के मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है। मापन की पद्धति या मापन के मात्रक पर निर्भर करता है। इसी में ले सकते हैं, यदि F बराबर 1, M बराबर 1, A बराबर 1, मतलब इनका पद्धति इस प्रकार चयन किया जाता है कि इन तीनों के मान को 1 रख दें तो उसमें K बराबर भी 1 हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पर F इक्वल टू क्या फार्मूला आता है, F इक्वल टू M इंटू A, मतलब ये आ गया फार्मूला हमारे पास, है ना। अभी तक हमने बल की परिभाषा देखा था इसके पहले कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति अवस्था या दिशा में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। पर यहाँ पर उसका फार्मूला भी, मतलब इसको शब्दों में लिख दें,
तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, है ना। बल का मात्रक वगैरह हम देख चुके हैं सिंपल, इसका और डिटेल देखेंगे आगे की वीडियो में। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। ये फार्मूला मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है, बल होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप, है ना। ये नियम है, इसका गणितीय रूप यहां पर इस प्रकार आता है, इस डेरिवेशन से ऐसा, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। गति के 3 नियम है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये नियम है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन है, बाकी में उतना डेरिवेशन नहीं है। न्यूटन के थर्ड लॉ में थोड़ा सा रहेगा, पर वो डेरिवेशन नहीं, उसका फार्मूला बस है। जस्ट फार्मूला मतलब कि 2 बल वहां पर होता है तो कैसे होता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इसके और कुछ कंडीशंस, है ना, गति के द्वितीय नियम के। अब हम देखेंगे गति के द्वितीय नियम का निष्कर्ष। निष्कर्ष यहां पर क्या है, पहले जड़त्व की माप, गति के द्वितीय नियम से हमने फार्मूला निकाला F = m है। अब जड़त्व की माप कैसे होगी, है ना। जड़त्व हम पूरे जानते हैं कि क्या होता है, F बराबर m है। ये इस फार्मूला को हम सिंपल रूप में लिखें, परिमाण के रूप में लिखें। यदि यहां से A बराबर लिखें तो F/m लिखेंगे, मतलब किसी वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान, हाँ, किसी वस्तु का त्वरण बल और द्रव्यमान का अनुपात होता है। यदि F नियत हो, F नियत का मतलब है किसी वस्तु, जैसे 2 वस्तु की बात करें, 2 वस्तु अलग अलग है, उन पर समान बल लगाया जा रहा है पर उनका द्रव्यमान अलग अलग है। तो यहां पर जो त्वरण है वो द्रव्यमान के अनुक्रमणानुपाती, इसका मतलब ये एक हल्की वस्तु एक भारी वस्तु, इसका द्रव्यमान कम होगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। दोनों पर 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ठीक है। दोनों पर बल समान लगाया जा रहा है, नियत लगा रहे हैं। तो इसके उल्टा अनुपात होने के कारण से m कम होगा तो a क्या होगा, ज्यादा होगा। m अधिक होगा तो a क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मतलब ये 2 वस्तु है, हल्की वस्तु और भारी वस्तु, दोनों पर समान न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो ये इस पर त्वरण अधिक उत्पन्न होगा, मतलब इसके वेग में परिवर्तन ज्यादा होगा, इसके वेग में परिवर्तन कम होगा। अब इसके वेग में परिवर्तन कम होगा मतलब ये गति का क्या करेगा, अधिक विरोध करेगा। मतलब भारी वस्तु है वो गति का अधिक विरोध करेगा, और गति के विरोध को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो इसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। मतलब यहां पर एक शब्दों में जड़त्व की माप में हम लिख सकते हैं कि भारी वस्तु का जड़त्व क्या होता है, अधिक होता है ना। भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, सिंपल सी बात है, है ना। भारी वस्तु का जड़त्व क्या होता है, अधिक होता है। मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक क्या होगा, जड़त्व होगा। तो एक सेंटेंस यहां पर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। मतलब किसी वस्तु के जड़त्व को किससे माप सकते हैं, उसके द्रव्यमान से माप सकते हैं। जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा उसका जड़त्व होगा। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट है यहां पर। अब हम इसका दूसरा निष्कर्ष, गति के द्वितीय नियम का दूसरा निष्कर्ष यहां पर देखेंगे। प्रथम नियम की व्युत्पत्ति, है ना। प्रथम नियम की व्युत्पत्ति, तो यहां पर F बराबर जो ma है ना, सिंपल वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखकर हम सिंपल फॉर्म में भी लिखकर इस प्रकार इसको लेकर चलते हैं, है ना। F = ma, है ना। चलो ऐसा भी लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। आपके मन में प्रश्न आएगा इसको वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिखा गया, तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, है ना। F = ma,
और m a इक्वल टू क्या होता है डेल v अपॉन डेल टी, है ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो a के बदले हम ऐसा रख सकते हैं, है ना। प्रथम नियम में क्या होता है, बाह्य बल न लग रहा हो, ये सेंटेंस आता है एक। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो उसी वेग से उसी दिशा में गति करते रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो बाह्य बल न लग रहा हो मतलब F को क्या कर देते हैं, 0। अब यहां पर ये 0 हो गया तो m डेल v अपॉन डेल टी बराबर 0 हो गया। F के बदले में रख दिया इतना, है ना। F का मान इतना है तो यहां पर F के बदले इतना रख दिया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, डेल v अपॉन डेल टी बराबर क्या हो गया, 0। ये इधर जाकर 0 हो जाएगा। इसको और लिखोगे तो ये डेल v इक्वल टू 0। डेल v अपॉन डेल टी वेग में परिवर्तन की दर 0 है। डेल v क्या होगा, वेग में परिवर्तन, है ना। ध्यान रखना, डेल टी से भाग दिए हैं तो वेग में परिवर्तन की दर है, डेल टी इधर गुना होकर 0 हो जाएगा। या वेग में परिवर्तन की दर 0 है मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात वेग में परिवर्तन क्या है, 0। तो वेग में परिवर्तन 0 है मतलब इसका वेग क्या हो जाएगा, नियत, है ना, कांस्टेंट रहेगा। और किसी वस्तु पर बल न लग रहा हो तो वह उसी वेग से गति करता रहेगा। यदि स्थिर है तो वेग 0 रहेगा, और यदि गति कर रहा है तो वेग नियत रहेगा। और यही क्या है, गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम यही तो है कि किसी वस्तु मतलब कोई वस्तु जिस वेग से गति कर रहा है उसी वेग से गति करता रहेगा, यदि बल नहीं लगेगा तो। मतलब वेग जितना था पहले उतना ही है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। v इक्वल टू क्या है यहां पर, कांस्टेंट। तो यही गति का प्रथम नियम है। तो इस प्रकार इसको डिराइव करते हैं, है ना। इसमें एक और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको मैं देख लेते हैं, है ना। वस्तु सरल रेखा में एक समान वेग से गति करे, ठीक है। एक समान वेग की बात हो रही, मतलब त्वरण क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, F बराबर ma से F इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, 0। a का वैल्यू 0 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि वस्तु एक समान गति कर रहा है तो उस पर परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। मतलब कोई वस्तु, अब आपके मन में दिमाग में प्रश्न आया कि वस्तु गति कर रहा है पर उस पर बल नहीं लग रहा है, ये कैसे हो सकता है, हाँ ना। पर ये कॉन्सेप्ट यही है कि यदि वस्तु गति कर रहा है पर कैसे गति कर रहा है, सरल रेखा में एक समान वेग से गति कर रहा है तो उस पर कोई ऐसा बल कार्य नहीं करेगा जो असंतुलित बल हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि त्वरण नहीं है, एक समान वेग से गति कर रहा है। एक समान वेग मतलब त्वरण नहीं है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो त्वरण नहीं होगा तो वहां पर बल भी नहीं होगा, ऐसा। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी बल के बारे में तो जानते ही हो कि बल गति की दिशा बदल देता है, वेग में कमी कर देता है, वेग में वृद्धि कर देता है। ये सब कॉन्सेप्ट हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये जो निष्कर्ष है यहाँ पर गति के द्वितीय नियम को, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।